ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे गुलाम नबी आजाद के बयान से। दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने थोड़ी देर पहले पहली बार चुप्पी को तोड़ा है। गुलाम नबी ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। आजाद ने कहा कि उन्हें किसी पद का कोई लालच नहीं है। इंदिरा के जमाने में स्टार कैंपेनर थे। गुलाम नबी आजाद का कहना है घर छोड़ने को मजबूर किया गया है और जो आज उन पर आरोप लगा रहे हैं वो दरअसल चापलूस लोग हैं। वो चापलूस जो आला कमान की चापलूसी करते हैं, चापलूसी करने वाले ही हम पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मीडिया को दिए हैं और ये कहा कि मोदी के नाम पर बहाना बना रही है कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कई और बड़ी बातें कही हैं, वो बातें भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो बड़ी बातें उनके इस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें कि पहली पत्रकार सम्मेलन में रही वो ये कि प्रधानमंत्री की तारीफ की है और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी छोड़ने को मजबूर किया गया, अब चापलूस मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत अरे सुनो बोलने दीजिए भैया, आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, तो सबके लिए बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं, मुझे क्यों? पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं, किस स्टेट से है वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्री लांसर थे कुछ साल पहले, 96-97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। अरे ये आदमी बचा कैसे, जिसके घर पे भी, जहां मैं गया था एक हफ्ते नरसिम्हा राव के जमाने एज मिनिस्टर, उसको मिडनाइट 2 बजे तो जिस फ्लोर में था वो उड़ा ही दिया रॉकेट लॉन्चर से। But you are not going to be the B team of the BJP. You have to clarify that, sir. How many times? This is propaganda of
कांग्रेस ग्रुप। सवाल पूछा गया क्या बीजेपी की बी टीम तो नहीं बनने वाले, तो उन्होंने कहा यह प्रोपेगेंडा है जिसे फैलाया जा रहा है कांग्रेस से कुछ नेताओं के द्वारा। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, गुलाम नबी आजाद ने पहली बार पत्रकारों से बात की, तमाम सवालों के जवाब दिए, कई बड़ी बातें कही, जिसमें एक बड़ी बात थी कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें ट्वीट करने के लिए रखा गया है, वो खाली काम ही करते हैं, चापलूसी का वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। जो कांग्रेसी हैं वो समझते हैं कि मुझे मजबूर किया गया निकालने को। ये पूरे बयान को, चाहे नरेंद्र मोदी की तारीफ हो या कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष हो या कुछ लोगों पर व्यक्तिगत कटाक्ष हो, कैसे देख रही हैं इसे आप, गुलाम नबी आजाद की इस पहली मीडिया वार्ता को? देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का सवाल है, जो रिश्ता टूटा है कांग्रेस के साथ, तो बहुत लंबा सफर रहा था, और क्योंकि जो डिवोर्स है वो एमिएबल नहीं था, इसलिए कटुरता बहुत ज्यादा है। उन्होंने साफ कह दिया, जब हमने उनसे पूछा कि आपने चिट्ठी लिखी काफी तीखी थी, तो उन्होंने कहा कि इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये भी साफ कर दिया कि अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी की बी टीम नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं हूं, मैं अलग जो लेवल पे पार्टी बनाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं, नेशनल लेवल पे पार्टी का भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ही कॉन्सेंट्रेट अभी किया जाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जब कपिल सिब्बल गए थे तो बहुत ही एमिएबल सेपरेशन था, कांग्रेस की तरफ से हमले नहीं हुए थे, कपिल सिब्बल की तरफ से हमला नहीं हुआ था। लेकिन आज जब आजाद गए तो उन्होंने 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी, और G23 का अगर कहा जाए तो वो एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, हेड कर रहे थे। उन्होंने काफी डिटेलिंग करी कि कैसे मीटिंग्स हुई थी। इसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि आपने सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया, तो उन्होंने कहा जो नेता होता है उसी को तो टारगेट किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ आज जो है वो लगता है कि वो रूबिकॉन क्रॉस हो गया, कहा जाए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। क्योंकि आज जब आजाद साहब बाहर निकल के आए और उन्होंने जो एक तरह से हमला बोला है, वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा जो है वो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अब पार्टी के अंदर आ रही है उस पर बोला है। और अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी किस तरह जवाब देती है। कि कांग्रेस पार्टी ने जब चिट्ठी आई थी 5 पन्नों की, तो बहुत ताबड़तोड़ हमला जो है गुलाम नबी आजाद पर रैंक से लेकर फाइल तक सब लोगों ने बोला था। उन्होंने कहा कि जिस समय पार्टी एकजुट होकर इन्हीं के जो एडवांटेज, जो इनके ही पॉइंट्स दिए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए थे उन्हीं को फॉलो कर रही है, तो उसके ऊपर किस तरीके से जो है अब ये यू टर्न ले रहे हैं और जमीन पे उतर के क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी गुलाम नबी आजाद ने क्लियर कहा कि हम लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन जितने सजेशंस दिए गए उसको जो है पार्टी ने उस तरीके से नहीं लिया जैसे हम चाहते थे कि इन टोटो जो है वो लिया जाए। तो बात चली है तो दूर तलक जाएगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कांग्रेस पार्टी की बारी है कि वो किस तरह से रिप्लाई करते हैं। सुप्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस एक्स कांग्रेस का विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, कम से कम शब्दों के जरिए एक दूसरे पर तीखे वार किए जा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की सियासत को लेकर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी बवाल जारी है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में विश्वास मत रखा और बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने फिर उस आरोप को दोहराया कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। 12 विधायकों ने शिकायत की, बीजेपी कोशिश 40 विधायकों को तोड़ने की थी। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। और इनका टारगेट था 40 एमएलएज लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलए ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए। और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और
तो एक भी विधायक हमारा नहीं बिका, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए बीजेपी कह रही है। जरा नाम बता दीजिए किसने आपको खरीदने की कोशिश की थी, हमें पता लगे। इन सब के बीच में दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल सरकार के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। शराब नीति के बाद अब शिक्षा नीति पर बीजेपी ने हमला किया है, और हमला नहीं किया, दरअसल हमलों की बौछार कर दी है। देखिए, घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है, क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया, उसका क्या हिसाब किताब है? तो पहले शराब नीति और उसके बाद शिक्षा नीति, और दोनों ही मंत्रालय जो हैं वो मनीष सिसोदिया के पास हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा बताइए प्रोटेस्ट में वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और अब शराब नीति के बाद जो ये शिक्षा नीति पर सवाल है, ये कितनी मुश्किल खड़ी करने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, और खास तौर पर मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए। पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के भीतर, और जबरदस्त हंगामा यहाँ पर शुभांकर हो रहा है। तमाम जो विधायक हैं, देखिए इस अंदाज में विधानसभा सदन के भीतर चर्चा चल रही थी, उसके बाद बाहर निकल आए हैं। पीछे गांधी जी की प्रतिमा है, और यहाँ पर सभी विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आज विश्वास मत प्रस्ताव पटल में पेश किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे, और इस पर चर्चा चल रही थी। और चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के जो विधायक है दुर्गेश पाठक, उन्होंने एक बड़ा आरोप मौजूदा उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर लगाया है, और उसी आरोप के मद्देनजर यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, क्या आप लोगों का आरोप है? भारतीय जनता पार्टी शराब नीति को लेकर आप पे आरोप लगा रही है कि आप लोग सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एक नया आरोप लेकर आए। देखिए, शराब नीति में सरकार ने सीबीआई लगा रखी है, ईडी लगा रखी है, पर जिस एलजी की हम बात कर रहे हैं, ये इन्होंने खादी ग्रामोद्योग के बतौर चेयरमैन रहते हुए नोटबंदी के समय में नवंबर 9 से लेकर दिसंबर 31 तक लगभग 7,000 खादी ग्रामोद्योग के आउटलेट्स हैं, वहां पुराने नोटों के बदले में नए नोट बदलने का काम करवाया। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं शुभांकर, ये देखिए यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, और वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में उन्होंने बैनर भी रखा हुआ है, पोस्टर भी थामा हुआ है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा का ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था, इसे आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है, और बाकी जो विधायक है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शराब नीति को लेकर आरोप लगा रही है बीजेपी। जब सीबीआई ने रेड की और उसके रेड के अंदर उनको 1 रुपया नहीं मिला, और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, और हमने बिल्कुल खुल के कहा है कि आप हमें बताएं कि क्या मिला। और यहाँ तो मिला हुआ है, इकोनॉमिक टाइम में लिखा हुआ है कि उस समय 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ 700 ब्रांचेस के द्वारा, जिसके अंदर बकायदा लिखित में लिखा हुआ है कि वहां के हेड कैशियर ने लिखित में कंप्लेंट है, जिसके अंदर की उनके माध्यम से जो चेयरमैन के दबाव में, और समय के चेयरमैन थे हमारे इस समय के एलजी विनय कुमार सक्सेना, और हम तो हमारी मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दें, वैधानिक पद से हटें, और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई बनती है ईडी की, सीबीआई की, उसमें वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें शुभांकर, जो सदन में आज कार्रवाई हुई है उसमें मांग रखी है आम आदमी पार्टी ने पहली बार इस पूरे विवाद के बीच कि जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना,
दिल्ली के, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। इस ठीक है। पूरे आरोप का हवाला दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ अब से। पंकज, जरा बीजेपी के नेताओं से एक दो सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल तो ये पूछ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को टारगेट पर ले रखा है, क्योंकि पहले आबकारी विभाग के मंत्री वो थे तो वहां पर शराब नीति सवाल थी, अब शिक्षा मंत्रालय को लेकर सवाल। तो क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये बीजेपी का मोर्चा है? और दूसरा सवाल ये पूछ लीजिए कि केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उनके विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, ये बीजेपी को घेरने के लिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारियां चल रही है। दोनों सवाल पर अगर बीजेपी के विधायकों से सवाल हो सके तो। देखिए, आपको हम बता दें कि जो आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उस दौरान बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया था। वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट के आसपास मौजूद नहीं है। उनसे भी हम इसे लेकर सवाल करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अब दो मुद्दों को लेकर। ठीक है, आप आपसे एक सवाल पूछ लीजिए जाते आते, क्योंकि वक्त कम है। उनसे पूछिए, 20 करोड़ को लेकर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कोई प्रूफ दे दीजिए। तमाम लोग ये पूछ रहे हैं, तो जरा एक बार आपके विधायकों से पूछिए कि बीजेपी के खिलाफ कोई प्रूफ है, क्योंकि केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए से खरीदने की कोशिश की गई विधायकों को। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन कहा था पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के नेता ने आपसे संपर्क किया। सबूत कहाँ है? भाजपा मांग रही है। देखिए, आज तो सबूत हमने दिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि ये बताइए कि विनय कुमार सक्सेना जो जिस समय पे उपराज्यपाल थे, उन्होंने नोटबंदी के समय में जो अपने ब्रांचों के अंदर जो पुराने नोटों को जमा, यानी आरोप लगाए जा रहे हैं, सबूत जो है वो अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर अहम है। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने पर बवाल हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 16 नामजद हैं। वीडियो 3 जून का है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर में घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ा जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया और बड़ी बात यह कि इसमें नामजद लोग जो हैं उनकी संख्या 16 है। तो 16 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर में घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ा जा रहा था। लोगों ने शिकायत की और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 26 लोगों पर कुल केस है, जिनमें से 16 लोग शायद कहा जा रहा है कि नामजद हैं। तो यानी 16 लोगों की पहचान जो है वो हो चुकी है कि कौन ये नमाज पढ़ रहे थे। 10 लोगों की पहचान होनी बाकी है। सामूहिक नमाज को लेकर ये पूरा विवाद। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, उनसे बात करेंगे। दर्श भाई, ओवैसी कह रहे हैं कि दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। देखिए, ओवैसी जी की राजनीति ऐसे ही नकारात्मक मुद्दों पर चलती है। कभी वो समाज को सकारात्मक दिशा देने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा उनका मंशा ये रहता है कि कैसे समाज का सौहार्द बिगाड़ा जाए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमान समाज का जो हम विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस खबर पर नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल सीधे रुक करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ट्राइबल आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। यह एनडीए सरकार आदरणीय मोदी जी की आजादी के पश्चात प्रथम आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होना, यह आदिवासी को सम्मान और देश के मेन स्ट्रीमिंग में मुख्य धारा में आदिवासी भाइयों को सम्मान देने के बराबर है। उसको भी हमको समझना है और उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है वह आज डबल हो गई है। फ्रॉम 6,500 पर मंथ इट इज नाउ 11,000 पर मंथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि beneficiaries are 2.5 lakh people and funds have been dispersed to the tune of 425 crores. उसी तरीके से जो पैडी की रिकॉर्ड खेत परचेजिंग हुई है एमएसपी में, वह 1,30,000 मेट्रिक टन यहां से पैडी को खरीदा गया है और 243 करोड़ एमएसपी का बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचाया गया है।
इरिगेशन की जो लैंड है वो इंक्रीज होकर के अब 65,000 हेक्टेयर पहुंच गई है। 2.5 लाख पीपल को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा गया है। यहां मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं लंबे समय से एमएलए रहा हूं और जब मैं शुरू में 93 में एमएलए बना था तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी। तो हमारा बीडीओ हमको आके समझाता था कि एक पंचायत से एक घर बताओ। दैट वाज दी स्पीड, दैट वाज दी एक पंचायत से एक घर बताओ। तो हम ऐसे, मेरी 22 पंचायतें थी तो मैं 22 घर बताता था और अपनी पीठ को थापी देता था कि मैंने इंदिरा आवास योजना में 22 घर दिलाए। आज मैं यहां आपसे जब बात कर रहा हूं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, वी बिलीव इन स्पीड, स्केल एंड स्किल, तो ये स्पीड है और ये स्केल है जिसको हमको समझना चाहिए। झारखंड के दिल दहला देने वाले कांड की अब बात करेंगे, क्योंकि झारखंड के दुमका में एक मनचले शख्स ने 16 साल की 12वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया। 5 दिन रांची में छात्रा ने जिंदगी मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन मौत हो गई है। छात्रा की मौत पर तमाम हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। इधर झारखंड के मंत्री की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई है। झारखंड सरकार से गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही गई है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार गुनहगार को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि झारखंड सरकार ने नाबालिग छात्रा के इलाज में कोई लापरवाही बरती है। तो कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल फेंक कर जलाया, 90% जल गई थी ये बेटी। रात को सोते वक्त उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया था। आरोपी शाहरुख जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर तमाम हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तनाव जो है वो भी बढ़ गया है। इस वक्त सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि इस राज्य में तुष्टीकरण शुरू से किया जा रहा है और ये वजह है कि इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, सतह पे आ रही है। एक तरफ जो है, जब रांची में डिस्टरबेंस हुआ था तो जिसको गोली लगी थी उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा जाता है, लेकिन अंकिता के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। इसको जो है एक अलग संदर्भ में देखा जा रहा है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, कल भी परसों भी मैंने तुरंत इस पे ये किया और मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ये जघन्य हत्या है, जघन्य अपराध है और जो दरिंदा है उसको फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और सरकार इसमें कोई कोताही नहीं करेगी। समयबद्ध तरीके से इसका स्पीडी ट्रायल होगा और आप देखिएगा कि इसका हर्ष जो है फांसी के फंदे तक वो पहुंचेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह का गठन कर दिया गया है। उस सारी चीजों के लिए हम लोगों ने कर दिया है और सरकार, ऐसा नहीं कि हम संवेदनशील नहीं है, हमको भी दुख हो रहा है। हमको भी ये लग रहा है कि हमारी एक बहन जो है हमसे जो है बिछड़ गई है, या कहीं जो है ये संदर्भ यदि थोड़े जानकारी में शासन को आ जाते तो उसमें हो सकता है कि और हम लोग जो है समय पर जो है उचित कार्रवाई कर लेते। मतलब ये वक्त पे अगर आता आप लोगों के डोमेन में तो कड़ी कार्रवाई की जाती और रोका जा सकता था। तो ये चूक है। नहीं, ये चूंकि उन लोगों की तरफ से इस तरह का संदर्भ नहीं बताया गया। सर, ये थाना में एक बार पंचायती हुई, उन लोगों ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया है, जो जानकारी है, और एफआईआर लॉन्च नहीं होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना में इसकी परिणति होती है। एफआईआर क्यों नहीं किया गया? अगर मान लीजिए कि थाने में मामला आया था, ये जांच का विषय है और यदि किसी भी पदाधिकारी का कोई यदि चूक हुआ होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, क्योंकि ये चीजें अभी तक हम लोगों के प्रकाश में नहीं है। ये जांच का विषय है और यदि किसी ने लापरवाही और कोताही की है तो सरकार उसको मजबूती के साथ उसको दंडित करेगी। एसडीपीओ के बारे में कहा जा रहा है, कोई हो, एसडीपीओ हो चाहे कोई हो, देखिए हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इसलिए हम कोई भी अधिकारी हो, बड़ा हो छोटा हो, हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे यदि उसने संवेदनहीनता की है और मानवीय मूल्यों के साथ उसने छेड़छाड़ किया है तो उस पर भी कठोरतम कार्रवाई होगी।
तो ये जो ये पॉलिटिक्स भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी जो अब देखिए, अब चूंकि भाजपा के पास अब कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं, भाजपा इस कुकृत्य से लोकतंत्र को जो शर्मसार कर रही है, झारखंड की जनता देख रही है और झारखंड की जनता कहीं ना कहीं इसको नकारती है, क्योंकि झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं। यहाँ आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये विशेष करके रहने वाले लोग हैं और कोई नहीं चाहता है कि यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई जात धर्म हो, हम सारे लोग झारखंडी हैं। लेकिन निशिकांत भाई को चूंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, इसलिए अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो तरह तरह का नाटक कर रहे हैं। जैसे हम मर रहे हैं वैसे ही शाहरुख को भी तड़प कर मरना चाहिए। ये उस बच्ची का बयान है, अंकिता का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका आखिरी बयान हम आपको सुनाते हैं। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और फिर 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज्यादा मुस्लिम है वो कौन है। नाम क्या है उनका? शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। तो सुना आपने, जैसे हम मर रहे हैं वैसे ही उसको भी सजा होनी चाहिए। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, अब अंकिता इस दुनिया में नहीं रह गई है, सियासत हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस समर्थित जो महागठबंधन वहां पर है जेएमएम का, वो कह रहा है कि हम फांसी पर लटकाएंगे उन्हें। लेकिन अब आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या यह मामला तेजी से बढ़ रहा है या लचर रवैया है? क्या वहां के मंत्री मान रहे हैं कि लापरवाही? क्योंकि बहुत तरह के आरोप हैं और इन सब के बीच में वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है जिसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। पूरा देश चाहता है कि एक ऐसा कदम उठाया जाए जो मिसाल पेश करे। देखिए शुभंकर, तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है, ये तमाम चीजें तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। अभी इस वक्त हम हैं अमोल वेणुकांत होमकर साहब के पास, आईजी ऑपरेशन और पुलिस स्पोक्स पर्सन है झारखंड के। इनसे सीधे पहले बातचीत करते हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है और कितना तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है। सर, किस तरह का एक्शन लिया गया है? जो एक अक्यूज था शाहरुख, उनको तो 23 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था। फर्दर किस तरह का जो है पुलिस की तरफ से एक्शन? जैसे ही ये घटना दर्ज हुई है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तत्पश्चात जो विक्टिम है, पीड़िता है, उन्हें रांची रिम्स में फर्दर हायर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया था और अनफॉर्चुनेटली कल उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। इस अनुसंधान के क्रम में जो दूसरा नाम आ रहा था, छोटू उर्फ नईम, उसकी भी अरेस्टिंग जो है पुलिस के द्वारा की गई है। दुमका एसपी के द्वारा बताया गया है कि उसे हिरासत में लिया गया और उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, उसे भी अरेस्टिंग किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक दुमका को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो स्वयं इस केस का पर्यवेक्षण, सुपरविजन करेंगे और एक पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को इस केस का आईओ बनाया गया है। साथ साथ डीआईजी दुमका को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग में पूरे केस का अनुसंधान, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित कराएंगे और इस केस में अविलंब जो है पूरा अनुसंधान पूर्ण करते हुए चार्जशीट सबमिट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से इस संबंध में अनुरोध किया जाएगा कि इस केस को प्रायोरिटी ट्रायल में लिया जाए और हमारा ये प्रयास है कि इसमें जो इस ग्रूसम इंसिडेंट में जो भी अभियुक्त शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए और उसके लिए पूरी गंभीरता से इस केस के पूरे अनुसंधान को और उस पूरे कांड को लिया गया है। सर, एक आखिरी सवाल सर कि ये एक बार पहले भी ये मामला आया था, तो आपस में कंसल्टेशन से सुलझाने की कोशिश की गई थी थाना स्तर पे, उस वक्त एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। इस पूरे मामले को डीआईजी दुमका को कई सारी बातें आई हैं, तो इसमें डीआईजी दुमका को निर्देश दिया गया है कि ये पूरे मामले को वो अपने वैयक्तिक मॉनिटरिंग में जो भी इससे जुड़े हुए पहलू हैं उनकी जांच करेंगे
और जांच के पश्चात जो वो एक रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। और एक सवाल पूछ लीजिए, क्या लापरवाही को मान रहे हैं होमकर जी? ये मानते हैं कहीं लापरवाही हुई? थोड़ा सा पहले सक्रियता दिखाते तो शायद ये बच्ची आज हमारे बीच होती। इनका साफ तौर से कहना है, शुभंकर इनका साफ तौर से कहना है कि इसीलिए डीआईजी को कहा गया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर कहीं किसी तरह का किसी की भी कॉम्प्लिसिटी होती है तो उस पर एक्शन होगा, ये इनका साफ तौर से कहना है। और एक दूसरा पॉइंट जो मेंशन करना चाहते हैं वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक छोटुआ करके एक और अभियुक्त का नाम लिया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। शाहरुख की गिरफ्तारी 23 तारीख को ही हो चुकी थी, जिस दिन इंसिडेंट है इस इंसिडेंट को भी ग्रूसम माना जा रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से स्पीडी ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा अदालत से, ये इनका साफ तौर से ठीक है। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी आएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। दुमका से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रा को जलाकर मारने की वारदात पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया। दरअसल निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि जब लड़की बुरी तरह जल गई थी तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से क्यों नहीं एयरलिफ्ट किया गया। आरोप लगाया कि छात्रा ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने पहले एक्शन नहीं लिया। ये जो इस तरह की घटना है, इसकी जितनी भर्त्सना कर जाए, निंदा की जाए, इससे कलंकित करने वाली घटना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती है। हम बच्ची का जान नहीं बचा पाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। जो वहाँ के एसडीपीओ हैं नूर मुस्तफ़ा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है। पूरा दुमका आक्रोशित है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है, देश को जानने लायक है। एक तो लड़की को जब ये तंग कर रहे थे तो लड़की ने इसका कंप्लेन समय समय पर किया और प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। हम ये दिखाना चाहते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी है। आम जनता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब बराबर है। लेकिन दुमका में हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते हैं। तो ये आपने सुना कि हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, ये तमाम जो सवाल है वो कह रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये मामला अब बहुत ज्यादा संवेदनशील तो है ही, लेकिन इसको लेकर लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा हो गया। तस्वीर देखिए आप, दुमका की तस्वीर दिखा रहे हैं, देवघर की दिखा रहे हैं, जमशेदपुर की दिखा रहे हैं, और तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे तो लोगों का आक्रोश जो है वो जबरदस्त तरीके से निकला है। लोग नाराज हैं, नाराजगी को वो जाहिर कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोहब्बत की नफरत में ये हैवानियत हुई है, ये अपने आप में हैरान करने वाली, डराने वाली, समाज को कलंकित करने वाली। दुमका में 16 साल की छात्रा की मौत पर झारखंड सरकार बैकफुट पर है, बीजेपी हमलावर है। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासत हो रही है। जिंदा जलाकर मार दिया गया। जब ये बेटी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री और उनके जितने तमाम कैबिनेट के लोग हैं और विधायक हैं, वो पिकनिक मना रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे। तो ये वही बात हो गई, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये बांसुरी की जगह सेल्फी खिंचा रहे थे। और इस बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो नदीम के साथ हुआ, जिसे मेन रोड पुलिस फायरिंग में गोली चली थी, जबकि वो उपद्रवियों की भीड़ में शामिल था। उसे तो सरकार ने बचाने के लिए एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे मैदान तक पहुंचाया। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि फास्ट ट्रैक लगाते हुए कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। राज्यवासियों से निवेदन है, एक साथ हाथ पकड़कर अंकिता के लिए खड़े रहने का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही बात कहते हुए, लेकिन अपने अपने अंदाज में। इधर दुमका में छात्रा की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद आज पूरे झारखंड में प्रदर्शन कर रहा है। वीएचपी ने सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। लगातार झारखंड को तहस नहस करने पर तुली हुई है। झारखंड जिसका निर्माण जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए हुआ था, जनजाति कल्याण के लिए इस राज्य को अलग से बनाया गया था, वो जो राज्य है अब वो जिहादियों का राज्य बनता चला जा रहा है। लगातार एक के बाद एक, ये सिर्फ कोडरमा की बात नहीं है, खूंटी की बात नहीं है, और अनेक स्थानों पर आप देखिए खिलाड़ी के अंदर भी पिछले दिनों ऐसी घटना घटी। और अभी पिछले दिनों हम देखा कि इस्लामिक जिहादियों ने किस तरह से मस्जिद से निकलते के साथ ही रांची की सड़कों पर उत्पात मचाया।
और इवन पुलिस कर्मियों पर हमले किए, मंदिरों को तोड़ा। ऐसी घटनाएं अनवरत रूप से संपूर्ण झारखंड के अंदर हो रही हैं। अभी तक ईसाई मिशरणियां जो धर्मांतरण का जहरीला जो सांप थे उनको फैला रही थी, अब इस्लामिक जिहादियां लगातार तलवार के बल पर, और अब तो सरेआम घर में घुस करके आप देखिए पेट्रोल छिड़क करके और युवती को जिंदा जला दिया। इस बीच मथुरा से एक बड़ी खबर आई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। सर्वे कमीशन में एक वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर और 2 अधिवक्ता सहायक कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी के 7 सक्षम अधिकारी होंगे। तो 4 महीने में यहां पर यह वीडियोग्राफी सर्वे होगा और उसके बाद इस रिपोर्ट को दाखिल करना होगा। मथुरा जन्मभूमि केस में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए गए हैं और ये इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं और ये कुछ वैसे ही है जैसे ज्ञानव्यापी में आदेश दिया गया था। ज्ञानव्यापी की तरह ही यहां पर मथुरा में भी वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है और ये कहा है कि 4 महीने के अंदर वीडियोग्राफी कराई जाए, उसके बाद सर्वे को हाईकोर्ट में दाखिल किया जाए। उस रिपोर्ट को सर्वे कमीशन के वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर और 2 अधिवक्ता सहायक कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी के 7 सक्षम अधिकारी होंगे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा में वीडियोग्राफी सर्वे करवाना, ये खबर कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है और अब जब 4 महीने में इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए कहा गया तो आगे इसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को इस खबर की अहमियत। देखिए, जिस तरीके से बाकायदा एक कमीशन नियुक्त किया गया, सीनियर एडवोकेट के कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक उसी तरीके से अब मथुरा के जन्मभूमि केस की पिटीशन के बाद हाईकोर्ट ने पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है कि 4 महीने में वीडियोग्राफी कराई जाए और उस वीडियोग्राफी में जो भी तथ्य सामने आए उस परिसर की वीडियोग्राफी होगी, जिसमें कि वादी प्रतिवादी यानी पिटिशनर और जो दूसरा पक्ष है वो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम अधिकारी हैं वो होंगे और एक कमिश्नर और 2 जो सीनियर एडवोकेट होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये पूरा एक पैनल एक वीडियोग्राफी का सर्वे करेगा और उस सर्वे की रिपोर्ट को 4 महीने में हाईकोर्ट को सबमिट करनी होगी। ये आदेश आज हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा को दिया है और ये डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा को कल इस पूरे मामले की जो आदेश है वो सबमिट कर दी जाएगी और 4 महीने का वक्त होगा और 4 महीने के अंदर ये वीडियोग्राफी सर्वे होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मामला अब वीडियोग्राफी सर्वे का हो गया है। ये खबर काफी बड़ी है। इस खबर को लेकर देर शाम तक प्रतिक्रियाएं भी तमाम आपको देखने को मिलेंगी। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।